नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। आज थोड़ी देर हो गई है, लेकिन देर से ही सही जोड़िए स्क्रीन पर लाइए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हेमंत जी अक्सर अमेरिका, रूस, आर्थिक नीतियां, मोदी, शाह, इस पर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आज बिहार लेके चलेंगे। जरा बिहार दर्शन करवाते हैं हेमंत जी को आज। दरअसल मोदी की रैलियों को आपने बिहार में देखा होगा। मैं बाकी देश की बात नहीं कर रहा हूं, वो हरियाणा वाली भी बात नहीं कर रहा हूं जहां पर 5,000 कुर्सियां भी नहीं भरी थी। बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं मोदी जी। मोदी की रैलियों को आपने देखा होगा, 300 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, तमाम रेट लिस्ट भी आपको दिखी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों ने कहा है कैमरे पर कि 300 मिला है। आप ये भी देख चुके हैं, वो आदेश हमने ही दिखाया था, जहां पर आदेश दिया गया कि लेकर के आओ मास्टर साहब, जो है जीविका दीदियों कंडक्टर बन के आएंगे लेकर के। हमने आपको स्टूडेंट को सुनवाया था, जो आईटीआई का स्टूडेंट था, कहा कि आदेश आया है और कहा गया है कि जाने जाना है। वो भी आप सुन चुके हैं। हमने वो भी दिखाया कि स्कूल की बसों को लगा दिया, स्कूल बंद कर दिए गए। इतने जुगाड़ होते हैं। इतने जुगाड़ के बावजूद रैलियों में कुर्सियां चली हैं, खूब कुर्सियां चली हैं। कुर्सियां टूट गई, टेंट हाउस वालों को नुकसान हो गया। काले झंडे दिखाए गए हैं ब्रह्मांड के सबसे लोकप्रिय नेता। लेकिन आपको एक ऐसा विधायक जिसका नाम भी आपने शायद न सुना हो, बिहार के लोग सुने होंगे, बिहार के बाहर वाले नहीं सुने होंगे। वो विधायक बगावत कर देता है एनडीए से। दर्शकों के लिए समझने की चीज है, नब्ज पॉलिटिकल। वो विधायक बगावत कर देता है एनडीए से, नीतीश से अपना रिश्ता खत्म कर लेता है और तेजस्वी के पास जाता है, तेजस्वी की पार्टी ज्वाइन करने। आप भीड़ देखेंगे तो चकरा जाएंगे, फिर किसी सर्वे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसी भीड़ है। जब वो अपने इलाके में खड़े होकर के रात में ऐलान किया उस विधायक ने कि कल दोपहर 1 बजे ज्वाइन करेंगे, तो उस वक्त वहां पर हजारों लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय जयकार कर रहे हैं। ये उस विधायक की लोकप्रियता के लिए नहीं बता रहा हूं, ये एनडीए को लेकर कितना खींच में है बिहार की जनता, ये बताता है कि एक विधायक अगर एनडीए छोड़ रहा है, मोदी नीतीश का साथ छोड़ रहा है, तो उसकी जनता उसको उठा ले रही है कंधों पर। ये है इसकी कहानी। मैं आपको लाता हूं, दिखाता हूं तस्वीरें हेमंत जी, और फिर संक्षिप्त में ही कार्यक्रम करेंगे। लाइए भैया, पहले दिखाई जरा मोदी की रैली एक बार। रिमाइंडर, जैसे फिल्म के फ्लैशबैक पहले जाता है ना, तो फ्लैशबैक में हम लोग चलते हैं। देखिए आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का, देखा ना, 7,000 करोड़ रुपए क्या हो रहा है। वो जो आपको दिख रहे थे युवक, वो काला झंडा लेके 7,000 करोड़ रुपए इसे मांग रहे हैं। अब कितने विजुअल दिखाएंगे कुर्सियां टूटने वाली। आप चले जाइए, एक्स पर सर्च मारेंगे, दैट कुर्सी चल रही है ताबड़तोड़। ये मोदी की रैलियों का हाल है। अब हटा दीजिए इसको। मैं बात कर रहा था परबत्ता के विधायक, जब जेडीयू के थे, अब नहीं रहे, डॉक्टर संजीव। डॉक्टर संजीव आज ज्वाइन किए, लेकिन कल रात में अपने इलाके में ऐसे ही वो खड़े हो गए थे, बिना मंच उंच के। भाई हाथ में माइक लिए चौराहे खड़े हो गए। जरा वो सीन देखिए, सुनिएगा भी गौर से हेमंत भाई। चला दीजिए भैया ऑडियो पूरा खोल के। यहाँ पे हजारों की संख्या में दुर्गा माँ के भक्त आए हुए हैं। सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो यही आज आप लोगों से आग्रह है कि जितने भी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबका सम्मान हम लोग करते आए हैं और जाति बात को प्रवक्ता से खत्म कर दिए हैं। वही नतीजा है कि विषम परिस्थिति में आप लोग जीतते आए हैं। अब आने वाला चुनाव ये प्रवक्ता की आन बान और शान का चुनाव होगा, प्रवक्ता के स्वाभिमान का चुनाव होगा। इसी के लिए मैं आज सूर्य माँ से कहा, जीवन को हमने सौंप दिया, हर भार तुम्हारे हाथों में, विषभार में है नैया मेरी, पतवार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। तो सब कुछ दुर्गा माँ के आशीर्वाद से है और इन्हीं से आशीर्वाद लेकर आप लोगों को मैं कल आमंत्रित कर रहा हूँ। कल दिन के 1 बजे भगवान हाई स्कूल मैदान में मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता लेने जा रहा हूं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, वहां पे और इस बार का जीत दुर्गा मां के आशीर्वाद से महाजीत होगा, आप लोगों के आशीर्वाद से। इसी के साथ आप सभी को नमन करता हूं, आप लोगों को आमंत्रण भी देता हूं कि आप लोग कल 1 बजे जरूर भगवान उच्च विद्यालय के मैदान में जमात हो जाएंगे, यही आग्रह कर रहा हूं। हर हर महादेव। जय भवानी। चलिए, ये आपने देखा, इसलिए हम 2.5-3 मिनट लंबी क्लिप थी, हम बोले नहीं, ऑडियो बहुत कम आ रही थी, लेकिन वो शुरू किए हम परशुराम के वंशज हैं वहां से लेकर के और आखिर में कि अब हम कल दोपहर 1 बजे छोड़ देंगे जेडीयू, आरजेडी में तेजस्वी यादव के साथ हम शामिल हो जाएंगे। अब आज का मैं दिखाता हूं 1 बजे का, और मैं ये भी बता दूं कि ये उस मंच की और उस सभा की तस्वीर है जिसमें आरजेडी के फेस तेजस्वी यादव नहीं आ पाए थे, मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंचे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्क्रीन पर जुड़े और वहीं से इनको डॉक्टर संजीव को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। मतलब तेजस्वी नहीं थे। तब देखिए, विजुअल लाइए। वैसे पंडाल बना, भव्य पंडाल बना के रख दिया है और सब फुल है, हाउसफुल शो है। कोई पॉकेट में कैमरा भी नहीं गया, पूरा कैमरा पीछे तक खुला है। देखिए, कंप्लीट कैमरा पीछे तक खुला हुआ। ये है तस्वीर आज। बस ये तस्वीर चलने दीजिएगा साइड में, अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। आज क्या दिखाए, तेजस्वी नहीं है मंच पे तब। और एक समीकरण और, उस पर हम आगे आएंगे कि संजीव के आने से सिर्फ 1 सीट नहीं, संजीव के आने से क्या खेल बिगड़ सकता है, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहला सवाल, बिहार की राजनीति, बिहार का समीकरण, उसको सब किनारे रखिए कि मान लिया उसमें बहुत जो है हेमंत जी उसमें नहीं, उसमें घुसे हैं, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो एनालिस्ट होता है वो भीड़ देखता है, नब्ज देखता है, वाइब्रेशन देखता है। वो नहीं जाता कि पर्वतता कहां पे है, नक्शे में पर्वतता देखेंगे तब हम एनालिसिस करेंगे। वो तो भीड़ देखता है और वाइब्रेशन देखता है, जो अभी सेकंड विजुअल में दिखा वाइब्रेशन रात के अंधेरे में। हेमंत भाई, ये क्या बता रहा है, ये तस्वीर, ये विजुअल क्या बता रहा है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी देरी के लिए माफी। मैं कनाडा आ गया हूँ, रात को बहुत लेट पहुंचा और अभी सुबह उठते ही पहला काम हम ये कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा दर्शकों से भी। देखिए, ये जो आप सीन देख रहे हैं ना, ये कोई अद्भुत और नया नहीं है। ये अगर पूरे देश के अगर पिछले 6-7 साल, अगर आप ज्यादा 2016 के बाद ना भी जाए, तो उसके बाद जो इस देश की एक्चुअल जो ग्रास रूट की रिपोर्टिंग है और ग्रास रूट की पल्स है, ये उसकी एक बानगी भर दिखा रहे हैं। बानगी भर है। आपको ध्यान होगा, आप हरियाणा में आए थे, जितना आप घूमे उतना मुझे लगता नहीं दिल्ली का कोई जर्नलिस्ट आके घूमा था। आपको ऐसे सीन कहां कहां दिखे थे?
हर कंस्टिट्यूंसी में, हर मोड़ पर आपको ऐसे सीन दिखे थे। कि मैं आपको हरियाणा स्पेसिफिक कहता हूँ, स्पेसिफिक, क्योंकि आप महाराष्ट्र नहीं गए थे, महाराष्ट्र में भाऊ गए थे, और भाऊ की हर रिपोर्ट हम वहां देखते थे किस तरीके का क्या होता था। तो इस चीज को एक बार आप समझना पड़ेगा। जो पब्लिक सेंटीमेंट है, जो पॉपुलर सेंटीमेंट है, वो ये है जो आप दिखा रहे हो। और ये कोई सेविका दीदी नहीं है, इसमें मास्टर साहब, उनके पायलट एस्कॉर्ट नहीं है, उनके कंडक्टर नहीं है, उनके केयर टेकर नहीं है, उनके मोबिलाइजर नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है आशीष भाई, जो आपने एक कॉल दी और चंद घंटों के बीच में आपके सारे इलाके के लोग आके खड़े हो गए। ये पॉपुलर सेंटीमेंट है। और पॉपुलर सेंटीमेंट क्यों है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है आज 3 तारीख हो गई है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ज्ञानेश गुप्ता जी चुनाव की घोषणा करने वाले हैं। मे बी एज अर्ली एज अगले 5-4 दिन के अंदर ही घोषणा हो जाएगी, ठीक। और 22 तारीख नवंबर लास्ट डेट है अपने चुनाव, विधानसभा चुनाव की। ये वो सीजन है जब दल बदल का ये एक पहला एक्सपीरियंस है आपका, और यहां से ये बढ़ेगा। और जब चुनाव का आप पल्स देखते हो आशीष भाई, ट्रेडिशनली, मैं कोई बिहार का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हम यहाँ बात करें ओवरऑल सेंटीमेंट की, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, तो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या होता है कि आप आ रहे हो और मैं जा रहा हूं। ये वो जो अंतर है कि जो आज ये भीड़ दिख रही है, ये पब्लिक परसेप्शन ये कहती है कि नीतीश जा रहे हैं, ठीक। आज जो कुछ ये हो रहा है, उस समय नीतीश और मोदी जी की सरकार है बिहार के अंदर, और चुनाव घोषित नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर संजीव को ये समझ में आ गया कि उनकी वोट कटने वाली है, टिकट कटने वाली है, इसलिए उन्होंने समय रहते पाला बदल लिया। वो ऐसे तो नहीं बदला होगा, तेजस्वी से बाकायदा बात करके पहले ग्रीन सिग्नल होता है, सारा होता है। सेकंड रैली में तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तेजस्वी ने आना था, नहीं आ पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी जुड़ गए। जो पहला दिखाया मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, जो पहला आपने दिखाया डॉक्टर संजीव का, कि भाई आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, कोई महान बात नहीं, चले जाइए। तेजस्वी वाली रैली में लोगों का आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोड़ने की घोषणा वाले कार्यक्रम में इतने लोगों का आना, ये पॉपुलर परसेप्शन है आशीष भाई, ये ग्रास रूट की रियलिटी है, ये पल्स है। लेकिन ऐसी तमाम पल्स आपने बहुत देखी हरियाणा में, मैंने बहुत देखी, तमाम देखी। आप और मैं उसी बात पे आऊंगा, आप फिर हंसोगे कि हम पुराने जमाने के जेलर हैं। हम जो एनालिसिस करते हैं वो क्या करते हैं, पॉपुलर परसेप्शन के हिसाब से। आजकल चुनाव मेरे भाई वो नहीं होता है। मोदी युग में, ज्ञानेश युग में, राजीव कुमार युग में वो चुनाव का तरीका बदल गया आशीष भाई। जो जितना पॉपुलर है उसके साथ उतना ही बड़ा खेल होने की संभावना है। ये मत भूलिएगा कि इस देश के अंदर राहुल गांधी को किसने हरा दिया था। ये आज की तारीख में जो आपने अभी SIR देखा 2 दिन पहले, कितना बड़ा खेल हुआ आप सोचिए। वो मैंने आपने वो स्टोरी की थी कि किस तरीके से भाजपा के लेटर हेड पर 80,000 मुसलमानों के नाम ढाका में कटवाने की चिट्ठी लिखने की हिमाकत की ना, आप भूलिएगा मत। और उस पर कोई बीजेपी ने अब तक FIR करा दी, चुनाव आयोग ने उस पर कोई एक्शन ले लिया। एक ये पॉपुलर परसेप्शन है जो आपने दिखा दिया, और एक चुनाव के पीछे जो रणनीति है सो कॉल्ड चाणक्य की, वो एक फैक्टर आप ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान होगा पिछले विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी निकलते थे, पिछले लोकसभा चुनाव में जो तेजस्वी निकलते थे, क्या लहर होती थी लोगों की। रात को 1-1 बजे 2-2 बजे की तमाम रैलियों पर हमने चर्चा की, और जब चुनाव का परिणाम आया तो क्या हुआ, कितने हजार वोटों से पिछली बार चुनाव में हरा दिया गया नीतीश को, अपने तेजस्वी को, आपने देखा 2020 में। तो ये चुनाव आशीष भाई स्वाभाविक चुनाव नहीं है जिसकी मैं और आप बात करते थे। ये चुनाव ये है कि अगर आपने तय कर लिया आशीष चित्रांशी ने कि मुझे चुनाव जीतना है, फिर आप जीतोगे। फिर उसके लिए आपके पास राजीव कुमार है, उसके पास ज्ञानेश गुप्ता है, उसके बाद आपके पास पुलिस है, उसके बाद वो सारे हथकंडे हैं घटिया किस्म के। और खास तौर पर जो सीमांचल का चुनाव है उसके बारे में हमने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, आपको याद होगा, जब वो ढाका वाला सारा मामला, वो चंपारण। ये देखना पड़ेगा कि जितनी बढ़िया भीड़ इकट्ठी कर पाएंगे जिस एरिया के अंदर, जिस रैली के अंदर, जिस कार्य, ये तो एक व्यक्ति का है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक व्यक्ति के इस कंस्टिट्यूंसी में आपको लगता है कि चुनाव में कोई दिक्कत है या वोट पड़ने की कोई गुंजाइश बच गई है, लेकिन ये व्यक्ति जो जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगा ना आशीष भाई, उसका उतना ही बेहतरीन इलाज किया जाएगा सो कॉल्ड चाणक्य के द्वारा अपने अंदाज में। यह आपने तमाम क्षेत्रों के अंदर देखा है। अभी ये आज पहला दिखा रहे हो आप, अभी देखिएगा एक बार चुनाव कार्यक्रम घोषित होने तक ये सीन आपको रोज दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी टिकट कटी नहीं है, और उस सरकार के खिलाफ आज की तारीख में परसेप्शन ये है कि दे आर गोइंग, ये जाने वाली सरकार है। और खास तौर पर SIR ने ग्रास रूट पर वो सेंटीमेंट मजबूत किया है
कि अगर ये इस बड़े पैमाने पे, आप ये बताइए ना कि जिस दिन SIR अनाउंस किया था आशीष भाई 24 जून को, माननीय गणेश गुप्ता जी ने क्या कहा था कि 6% के आसपास वोट कट सकते हैं, याद है आपको? हाँ हाँ 6% के आसपास, और एग्जैक्ट वोट कितने कटे? 6%। फिर SIR की जरूरत कहां बची थी, वैसे ही काट देते वो हम लोग तो 6%। इकलौता शायद, मैं रोकूंगा, इकलौता शायद हम ही लोग का प्लेटफॉर्म है जो डे वन से कह रहा था कि मतदाता सूची तैयार है, एग्जैक्ट केवल उसको, हाँ, केवल उसका जो है आडंबर रचा जा रहा है। स्मोक स्क्रीन अंग्रेजी में इसको कहते हैं, आडंबर, आपने बिल्कुल ठीक शब्द कहा। जब आपको फुसलाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए कि भाई SIR के अंदर आशीष ने फार्म नहीं भरा तो हम क्या करें, वोट कट के जाइए, मौज कीजिए, तो वो कंफ्यूजन फैलाने के लिए, असमंजस फैलाने के लिए वो एक केवल वो था। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर अगर आपने पिछले 6 साल, अगर आप 2016 के बाद छोड़ भी दें तत्काल, तो आपने तमाम राज्यों के अंदर ऐसा देखा होगा कि यही माहौल होता है, यही माहौल होता है। और मोदी जी की रैलियों का पैटर्न भी यही होता है कि पीछे कुर्सियां चल रही होती हैं, कोई सेविका दीदियां होती हैं, कोई मास्टर साहब होते हैं, वो कई पैसे होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता किसकी रैली है, मोदी कौन है, वो भी आपने वीडियो दिखाया कि मोदी कौन है उनको पता नहीं है, जो रैली में लोग आए हुए। उस सारे के अंदर इस पूरे चुनाव के मॉडल को देखना पड़ेगा। इससे तेजस्वी को, मैं फिर कह रहा हूं आपको, तेजस्वी को और महागठबंधन को इससे खुश होने की जरूरत नहीं। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जितने ये रोड पे ये दिखेंगे, जो ये माहौल जो दिखेंगे, उतना ही सामने वाला और ज्यादा सजग हो रहे हैं। उसका डेटा मैनिपुलेशन 6% आपने बताया था ना कि 6% के आसपास वोट कर सकते हैं, ये आपने 24 जून को ही बता दिया था भाई साहब। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, इतने दिन सुनवाई चलना, अभी भी सुनवाई है 7 अक्टूबर को, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो इनको इस बात से सजग रहना पड़ेगा कि ये जो ग्रास रूट का सेंटीमेंट है ना आशीष भाई, इस देखिए लोगों में माहौल है, और लोगों के माहौल को अगर आप बूथ तक ले आए, फिर आप किसी डेटा मैनिपुलेशन से चुनाव नहीं हारेंगे। और अगर आपने इस माहौल को देख करके कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, तो निश्चित मानिए आप गए, आप गए। ये हरियाणा में किया, ये महाराष्ट्र में किया, ये मध्य प्रदेश में किया, बहाने क्या ढूंढे गए? महिलाओं के लिए पैसे की योजना, फलाना टिकटा, आपने महाराष्ट्र में एक वो महिलाओं को 3-3 महीने का एडवांस दे दिया भाई। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सरकार बनी, वो कहां गई थी वो जो जिनको लाभार्थी थी, मेरे ख्याल 30% के आसपास रहेगी अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपके पास ज्यादा एग्जैक्ट फिगर था उसका। तो ये जो चीज है ना, बहुत सारे जो नासमझ लोग हैं उसको ये कहेंगे कि तेजस्वी तो आ गए। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे तजुर्बे के साथ, तेजस्वी को इस भीड़ से आगाह होना पड़ेगा। इसमें होता क्या आशीष भाई, जब आप ये भीड़ देखते हो ना, तो बतौर एक नेता, बतौर एक चैलेंजर, आप रिलेक्टेंट हो जाते हो, आप खुद। और उसके बाद आपके जो समर्थक हैं वो भी रिलेक्टेंट हो जाते हैं कि यार सरकार तो आ गई, अब क्या करना है। और जहां आप रिलेक्टेंट हुए और जहां आपके समर्थकों को लगा सरकार आ गई, वहां चाणक्य के लिए मौका है। क्यों? क्योंकि गणेश जी सारा काम पहले ग्राउंड वर्क कर चुके हैं, उसके बाद प्रशासन कंप्लीटली कंट्रोल में है, आपने देखा नहीं। और अब तो सारी स्टोरीज आपने बताई जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लोकसभा चुनाव के इमीडिएटली बाद क्या हुआ था, लोकसभा का परिणाम क्या आया, और इमीडिएटली बाद मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर क्या आया था, वो कैसे आता है चुनाव। तो जो एक्सपेरिमेंट जो योगी के वहां हो सकता है, वो बेसिकली एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, नीतीश कहीं कंट्रोल में नहीं। नीतीश तो राम भरोसे झंडू होटल है उनका, तो उनकी पार्टी का रिमोट भी कहीं और है। और जो सरकार जिनको अपनी बनानी है आगे, वो तो सर्वशक्तिमान है ही। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर संजीव ने किया है, ये बिहार की जनता की पल्स है, ये पॉपुलर सेंटीमेंट है, एक पक्ष ये है। और दूसरी नीतीश और संजीव और पूरे महागठबंधन के लिए ये चेतावनी है। आपने एक ये सीन दिखाया, इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो अभी जो यात्रा की थी राहुल गांधी और तेजस्वी ने, उसकी भी स्वतःस्फूर्त सारी भीड़ थी, उस पर हमने तमाम चर्चाएं की थी। ये मतलब ये है कि उस चर्चा के बाद अब तक जो मोमेंटम वहां से बना था, लोगों का जो मोबिलाइजेशन बना था, जो सेंटीमेंट बना था, वो अब कायम है, अभी तक कायम। यही मैं आप कह सकते हैं। ये वोटिंग के दिन तक ये टर्नआउट क्या बूथ पे जाएगा, क्या आप रिलेक्टेंट तो नहीं हो जाएंगे, क्या आपके समर्थक ये मान करके सरकार तो आगे घर पर नहीं बैठ जाएंगे, या आप एक एक बूथ की रक्षा करेंगे, लठ लेके खड़ा होना पड़ेगा आपको। फर्जी वोट, बाहर का वोट, ये वोट, वो जो आपने उत्तरांचल की मैंने आपने चर्चा की थी कि गांव के वोट शहर में बनवा दिए, शहर के वोट फिर गांव में ले जाएंगे।
तो कोई ऐसा वो नहीं है जिसको आप साम दाम दंड भेद जो आप कहते हो, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको नहीं फूंका जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि महागठबंधन को इस मोबिलाइजेशन के बाद जितना, देखिए वो तो उनको तो पता है क्या करना है, मोदी को पता है, नीतीश को भी पता है क्या होना है, समझना केवल महागठबंधन के नेताओं को है कि ये भीड़ ये कहीं आपको ऐसे वो ना कर दे कि हम तो जीत गए। जिस दिन आपने ये मान लिया हम जीत गए, उस दिन समझ लीजिएगा बाकी खेल उधर से शुरू हो गए। तो आपको जागते रहो का नारा लेना पड़ेगा जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाती है। पॉपुलर सेंटीमेंट एक चीज है और उसको वोटर टर्नआउट में कन्वर्ट करके डिजायर्ड रिजल्ट लेना दूसरी चीज है। मत भूलिएगा, फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी को जो चुनाव हराया गया था उसको आप साधारण मत मानिएगा। वो टेक्नोलॉजी अब आपके सामने आ रही है, कहीं वोट काट के मारा, अब जो बिहार में किया, कहीं धुआंधार वोट जोड़ के जो महाराष्ट्र में किया, मत भूलिएगा उसको। एक योजना लाई, मतलब उसके कारण महिलाएं जुड़ गई, वो महिलाएं कहां चली गई? अब ये जो यहाँ पे जो भीड़ में दिख रही है कौन है, ये कहां से आ गई? ये तो कोई वोटर लिस्ट के हिसाब से नहीं आए हुए, स्वतःस्फूर्त भीड़ है ये। इस मॉडल को देखना पड़ेगा आपको। जब आप हरियाणा में आए थे आप क्या कहा करते, हेमंत भाई आज वहां ये है वहां ये है, आप एक एरिया में होते थे मैं दूसरे में होता था। और जब आखिरी दिन जो विस्पर कैंपेन चला उसके बाद जो कुछ खेल हुआ, वो चीज ध्यान में रखने की है। तेजस्वी का पिछला चुनाव कैंपेन भी खराब तो नहीं था, 2020 का कैंपेन निकाल लीजिए आप, मोबिलाइजेशन थी, लोकसभा का निकाल लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये जो भीड़ है ये भाजपा से ज्यादा, नीतीश से ज्यादा बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए है। इस भीड़ को बूथ पे लेके जाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये वो कैच है, वो तो समझ रहे हैं विपक्ष, मोदी और नीतीश तो समझ रहे हैं इस खेल को, और नीतीश तो कहीं है ही नहीं, मोदी और शाह कहिए आप, खेल तो वहां है, कॉल उनको लेनी है और जागना आपको है, क्योंकि सत्ता आपको चाहिए, वो तो सत्ता में है। आपको हर वोटर को, हर समर्थक को ये बताना पड़ेगा कि भाई इस सब से जो है ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आप कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट अगर ये वोट पे टर्नआउट में नहीं बदला बूथ के ऊपर, तो फिर बाकी खेल उन्होंने कर रखा है। इसलिए मैसिव वोटिंग पे ध्यान दीजिए, जितना वोट परसेंटेज बढ़ा पाए। यहां पे केवल एक ही तरीका है, जो 6% का फॉर्मूला वैसे आवाज से नहीं आया था, वो डेटा मैनिपुलेशन एक्सरसाइज के तहत एक डिजायर्ड वो है कि अगर 6% हमने कर दिया तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो इसका केवल एक ही उपाय होता है आशीष भाई, उसमें उपचार जो है राजनीति में हर चीज का है। आपने 6% काटे, आप 8% पोलिंग बढ़वा दीजिए, आपके अंदर वो दम है, ये डॉक्टर संजीव ने दिखाया है। जिस दिन आपने 8% वोट बढ़वा दिए, उनका नाम लेवा नहीं बचेगा कोई, लेकिन क्या वो आप कर पाएंगे, वो चुनौती है। कल एक कार्यक्रम मैंने यही कहा था, क्योंकि जो अभी एसआईआर की फाइनल सूची आई है, वो सूची ये बता रही है कि अमित शाह जो 160 का आंकड़ा रखे हैं, 160 का आंकड़ा, क्योंकि कल हमारे कैलकुलेशन में आया था कि 61 सीटों पर खेल हो सकता है। तो इसका मतलब बीजेपी का आकलन ये है कि हम 100 जीतेंगे और 61 वो, तो 160, और शाह बोल के आए हैं 4 दिन पहले कि 160 सीटें हम जीतेंगे। तो वही आशीष भाई माफ कीजिएगा एक सेकंड, 61 अपनी आ सकती है, 100 का खेल कर देंगे, इसको उल्टा कीजिए। हम मोटा मोटी इसे देखें तो हमने एक बात कही थी कि भाई ये फॉर्मूला सब फेल हो सकता है, कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि हम 100 जीतेंगे और 60 का खेल हो जाएगा, तो अगर बिहार के लोग 40 पर ही रोक दें भाजपा को, तो उस 60 के बाद भी 100 तक जा पाएंगे। तो 40 पे, खैर बिहार की महिलाएं ये देख रही हैं, 10-10 हजार रुपए फिर खाते में गया है, लेकिन ये देख रही हैं, जब महाराष्ट्र की बात किया हेमंत जी ने, महाराष्ट्र में जिन लाडली बहनों को पैसा दिया गया था एडवांस में, बिना पूछे ले जाओ, जो आओ और ले जाओ, आओ और ले जाओ, उन महिलाओं का पहले सरकार बनने के बाद छटनी हुआ, नाम में केवाईसी हुई, छटनी हुआ कि गाड़ी घर में 2 पहिया 4 पहिया, ITR फाइल कुछ नहीं, सब हो गया। कल की खबर है, मैं बता दूं, अगर बिहार की जो है बहनें, बेटियां, माँ नहीं जान रही हो तो उनको मैं बता दूं। अब एक और कल महाराष्ट्र सरकार ने किया है, डबल इंजन ने, कि अब छोड़ो महिला, उसके पति और पिता का भी केवाईसी होगा, तब पैसा मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, हाँ, पति और पिता तो कहीं नहीं ऐसा है कि वो उनके पास पैसा हो और ये पैसा ले जा रही, तो ऐसे ही है ये। रही बात डॉक्टर संजीव के आने की और इस बगावत की, तो इस चर्चा का एक और मकसद था आपको समझाना, ये नीतीश से ज्यादा बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। बन सकता है, बनेगा कि नहीं ये नहीं जानते। क्यों बन सकता है? क्योंकि डॉक्टर संजीव भूमिहार जाति से हैं, जो सवर्ण हैं वहां पर बिहार में,
और सवर्णों में भी, बिहार के सवर्णों में भी डोमिनेटिंग सबसे जो भूमिहार माने जाते हैं, भूमिहार और राजपूत, इसीलिए इनकी आपस में भी थोड़ी ठनी रहती है। तो उस डोमिनेटिंग राजपूत बिरादरी से, तभी उन्होंने कहा कि हम परशुराम के वंशज हैं। तो भूमिहार हैं, और एक तो डोमिनेटिंग है, दूसरी भूमिहार चेहरा, भूमिहार मतदाताओं को बीजेपी मानती है कि हमारे ही साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये खतरा है। फॉर ग्रांटेड। गिरिराज सिंह के अलावा, हाँ, फॉर ग्रांटेड मानते हैं, और गिरिराज सिंह के जो झटका वाले हैं, उनके अलावा कोई जो है भूमिहार नेता है नहीं। कन्हैया कुमार जो हैं वो भी भूमिहार हैं, कांग्रेस के पास हैं। और डॉक्टर संजीव, पूरा बिहार, मैं पैन बिहार का नेता ना भी कहूं तो भूमिहारों में जो जलवा वो जय परशुराम और जय हर हर महादेव पे हुआ है, वो बताता है कि एक प्रभाव तो ही है डॉक्टर संजीव का। और वो भूमिहारों के बीच जो भूमिहारों का संगठन है, जातीय संगठन जो होते हैं, उसमें भी सक्रिय है। Yes. तो भूमिहार मतों में सेंधमारी जो भी होगी, उससे ज्यादा डैमेज भाजपा को होगा, यह भी समझने वाली बात है। इसीलिए भाजपा और ज्यादा चिंतित है। और फिर जब चिंतित होती है तो भाजपा क्या करती है? तुरंत झूठ का प्रोडक्शन बढ़ाओ, तत्काल फैक्ट्री में तेल डालो, पेट्रोल डीजल मशीन में डालो, झूठ का प्रोडक्शन बढ़ा दो, झूठ फैलाना शुरू कर दो। आशीष भाई, चुनाव बिहार में है, खेल कहां से चल रहा है? आई लव मोहम्मद, वहां यूपी। छोड़ दीजिए उसको, आज पंजाब में फैल गया है। मैसेज समझिए क्या है। जब आपके पास 20 साल का कोई रोड वो नहीं था कि आपने क्या किया, तो उसके बाद फिर ये इसी का सहारा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो भीड़ है, इसका इनके पास दो इलाज है। देखिए, पहला इकलौता इलाज नहीं है वो, हम गलती ना समझे दर्शक हमसे। पहला इलाज अब भी डेटा मैनिपुलेशन, पहला भरोसा भी उसी पे। वो जो है आई लव मोहम्मद, वो उसका सेकेंडरी है, उसका पूरक है। वो बाद में 10-10 डाल दिए खाते में, 7500 करोड़ लुटा दिए। जिस सरकार के पास विकास कराने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपना रिकॉर्ड बताने के लिए 20 साल में कुछ नहीं है, वो खातों में डाल करके चुनाव लड़ रही है। एक और अब जो ये आई लव मोहम्मद का कैंपेन है, इसको आप वैसे मत मान लीजिएगा। पंजाब में पहुंच गया जबरदस्त, जालंधर के अंदर आप देखिएगा वो सीन। वो सारे का सारा नजर निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर। वो जो माहौल है इनिशिएट करने का, वो उसका पार्ट शुरू हो चुका है, ये मान के चलिएगा। और बिहार के लोगों को इस बात से आगाह रहना पड़ेगा। एक और नीतीश कुमार जो समाजवाद के ठेकेदार, लोहिया के चेले, सेक्युलरिज्म, कहां गया वो? अभी देखते जाइएगा, मोदी और शाह के भाषण सुनिएगा, जिस टोन और टेनर पे वो बात करेंगे, जिस पिच पे वो खेलेंगे, उस पर नजर रखने की जरूरत है। चलिए, फिलहाल में इजाजत दीजिए। बिहार का निशाना कहाँ है, ये अभी देखने का वक्त आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे कल हॉट टॉपिक के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।